आज हम लोग प्लेटो से संबंधित एक बहुत ही चर्चित और विवादित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अक्सर ये बात पूछी जाती है कि क्या प्लेटो प्रथम फासीवादी विचारक था। यह अत्यंत विवादित प्रश्न है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने फासीवाद, आधुनिक फासीवाद और प्लेटो की विचारधारा में बहुत सारी समानताएं देखी। यूँ कहें कि आधुनिक फासीवादियों ने बहुत सारे अपने विचार का श्रेय प्लेटो को देने का प्रयास किया और प्लेटो के सिद्धांत में अपने आप को छुपाने का प्रयास किया। और इन्हीं कारणों से जैसे कार्ल पॉपर हैं, आर.एच. क्रॉसमैन हैं, रसेल हैं, अल्फ्रेड हैं, ऐसे विद्वानों ने प्लेटो के विचारों का मूल्यांकन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्लेटो के विचार में आधुनिक फासीवादी विचारधारा के सारे तत्व मौजूद थे और इन्हीं के आधार पर वह उन्हें प्रथम फासीवादी विचारक कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके कुछ जो तर्क हैं उनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि प्लेटो द्वारा व्यक्ति का जो अवधारणा है और आधुनिक फासीवाद के द्वारा जो व्यक्ति की अवधारणा, दोनों में बहुत ही समानता। दोनों ही राज्य में व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा नहीं करते, दोनों व्यक्ति के अधिकारों की बात ही नहीं करता। वो केवल व्यक्ति के अनुशासन की, व्यक्ति के कर्तव्य की बात करता है और संपूर्ण बल वो व्यक्ति के कर्तव्य पर देता है। व्यक्ति को प्रकृति प्रदत्त गुणों के आधार पर अपने कर्तव्य का निर्धारण करना और निर्वहन करना चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति का कल्याण होगा, व्यक्ति का उद्धार होगा। इसलिए पहली और महत्वपूर्ण समानता है कि दोनों में व्यक्ति की अवधारणा में काफी समानता है। व्यक्ति का ध्येय क्या होगा, काफी समानता। और इसी कारण से दूसरी बात वो जो है कि व्यक्ति को राज्य के उद्देश्य की बेदी पर उसे कुर्बान कर देते हैं। व्यक्ति के विकास दोनों ही विचारधारा में इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही व्यक्ति के विकास की चिंता नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को वो करना चाहिए जिससे राज्य का विकास हो, राज्य में सामंजस्य बना रहे, राज्य में एकता बनी रहे, राज्य निरंतर प्रगति करता रहे, राज्य जो है दिनों दिन विकास की ऊंचाइयों को छूता रहे, सब कुछ राज्य करता रहे और व्यक्ति मात्र उसका एक साधन बना रहे। दोनों विचारों के बीच एक गहरी समानता है कि व्यक्ति के कल्याण की, व्यक्ति के उद्धार की, व्यक्ति के विकास को राज्य के विकास, राज्य के ध्येय पर कुर्बान कर देता है, राज्य का कोई। और इसी से तीसरा तर्क निकलता है, क्योंकि प्लेटो और आधुनिक फासीवादी दोनों ही राज्य की आंगिक अवधारणा का समर्थन करते हैं। राज्य की आंगिक अवधारणा क्या है? राज्य की आंगिक अवधारणा इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राज्य और शरीर में समानता है। जिस प्रकार से शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर के बना है और शरीर के विभिन्न अंग मिलकर के जब शरीर का रूप धारण करते हैं, तो शरीर का कल्याण इसमें है कि वो मस्तिष्क के नियंत्रण में, मस्तिष्क के निर्देशन में, मस्तिष्क के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ठीक उसी प्रकार राज्य भी एक शारीरिक इकाई है, एक सावयव इकाई है। दोनों ही विचारधारा के समर्थक मानते हैं, प्लेटो भी मानता है, आधुनिक फासीवादी भी मानता है कि राज्य व्यक्तियों से मिलकर के बना है, लेकिन वो राज्य का व्यक्तित्व
व्यक्तियों से मिलकर के बना जरूर है, लेकिन वो उससे भिन्न है और उससे उच्चतर भी है। उसकी अलग एक पर्सनालिटी है, उसके अलग एक उद्देश्य है जो नागरिकों के उद्देश्य से भिन्न है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक शरीर को एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क के आदेशों निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी, ठीक उसी तरह प्लेटो और आधुनिक फांसी दोनों इस बात को रेखांकित करते हैं, इस पर बल देते हैं कि नागरिकों को भी अपने उद्धार, अपने कल्याण के लिए राज्य की आज्ञा का पालन करना होगा, क्योंकि राज्य प्रत्येक नागरिकों से बेहतर समझ रखता है शुभेच्छु की, आइडिया ऑफ गुडनेस की। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के निर्देशन में ही चलना होगा, तभी जाकर के उसका कल्याण होगा, तभी उसका उद्धार होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति की अवधारणा और राज्य की अवधारणा दोनों के संबंध में देखेंगे तो दोनों विचारधारा में काफी समानता है। अगली चीज जो दिखाई देती है कि प्लेटो एलिटिज्म या अभिजन वर्ग के शासन की बात करता है। वो एक वर्ग को शासन सौंपने की बात करता है। आधुनिक फांसीवादी भी ठीक उसी तर्ज पर वह एलिटिज्म की बात करते हैं, अभिजन वर्ग की बात करते हैं, और दोनों इस बात को रेखांकित करते हैं कि शासन एक कला है और इस कला को प्रकृति ने कुछ ही लोगों में निहित किया है, कुछ ही लोगों में डाला है, इसलिए जिसे भी ये कला प्रदान की है शासन का अधिकार उसे ही होना चाहिए, उसे ही शासन करना चाहिए, वही शासन के योग्य है, वही शासन के सिद्धांतों को जानता है, वही शासन के उद्देश्य को जानता है, शासन के भविष्य का उद्देश्य क्या है, आइडिया ऑफ गुडनेस क्या है, शुभेच्छु की अवधारणा क्या है, सब चीजें केवल वही जानता है जिनमें बुद्धि की प्रधानता है और जिनमें तर्क की प्रधानता है, और ये प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए ये मान करके चलता है कि प्रकृति ने ही समाज में वर्ग का निर्माण किया है, एक वर्ग को शासन करने की योग्यता प्रदान की है, गुण प्रदान किया है, और दूसरे को शासित, दोनों ये मान करके चलता है। और ठीक प्लेटो की भांति ही आधुनिक फांसीवादी मान करके चलते हैं कि सामान्य वर्ग जो है उनके पास ना योग्यता है और ना उनके पास समय है कि वो जो है पेचीदा गूढ़ राजनीतिक मुद्दों को समझ सके और उसमें अपना योगदान दे सके। अगली बात, ये केवल एलिटिस्ट या अभिजन वर्ग को शासन करने का अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उस पर किसी प्रकार के अंकुश लगाने से भी मना करता, उसका निषेध करता। उस पर किसी प्रकार का, शासक वर्ग पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। कोई भी अंकुश है, नैतिकता का अंकुश है, वो सेल्फ इम्पोज है। उस पर किसी भी प्रकार के अंकुश की, किसी प्रकार के मर्यादा की बात नहीं करता। दोनों ही विचारधारा में शासक वर्ग बिल्कुल स्वतंत्र है, शासन करने के लिए निरंकुश है, निर्मम है, वो जैसे चाहे, क्योंकि ये इस तथ्य पर आधारित है कि शासक वर्ग ही केवल जानता है कि समाज को किस दिशा में ले जाना है, किस दिशा में उस समाज के लोगों का उद्धार हो सकता है। अगली बात, दोनों ही विचारधारा में स्वतंत्रता और समानता जैसे उच्च आदर्शों का निषेध किया गया। समानता के सिद्धांत को सिरे से नकारता है, क्योंकि मान करके चलता है कि समाज में भिन्न वर्ग हैं और वर्गों के बीच गुणों की असमानता है, और गुणों के कारण एक वर्ग को शासक वर्ग बनाया जाता है, दूसरे को रक्षक वर्ग बनाया जाता है, तीसरे को उत्पादक वर्ग ये जो वर्ग के बीच जो असमानता है, ये प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए समानता की तो बात ही नहीं। समानता जब प्रकृति ने ही असमान नहीं बनाया, तो हमें समानता के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और स्वतंत्रता के अधिकार बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरे के कार्यों पर टीका टिप्पणी करने की, शासक वर्ग के आलोचना की स्वतंत्रता। ऐसे विचार
का दोनों ही विचारधारा में कोई स्थान नहीं है। दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं कि नागरिकों के पास किसी प्रकार के की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और समानता, दोनों ही, खासकर प्लेटो का भी अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वह जित प्रजातांत्रिक संस्थाएं हो, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं हो, प्रजातांत्रिक विचार हो, इन सभी का उपहास करते हैं, उसे हास्यास्पद बनाते हैं। ठीक आधुनिक फासीवादियों के द्वारा जैसे वो जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, चाहे वो पार्लियामेंट थी, चाहे वो इंटायर पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रोसेस था, चुनाव की प्रक्रिया थी, सभी का सिरे से जो है मजाक उड़ाते हैं, उसका उपहास करते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं। तो इससे किसी भी राज्य का भला नहीं हो सकता। किसी भी शासन में नागरिकों के द्वारा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, और जितनी इस प्रकार की संस्थाएं बनेंगी उतनी ही ये खर्चीली व्यवस्था बनती जाएगी और उतने ही निर्णय लेने में कठिनाई होती जाएगी। मानते हैं कि कुशल शासन तभी संभव है जब शासक वर्ग के पास निर्णय लेने की क्षमता हो और उस निर्णय लेने की क्षमता पर कई बाह्य जो है अंकुश उस पर न हो। वो समय और परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय ले सके और निर्णय को क्रियान्वित कर सके। इसीलिए फासीवादी जो है और प्लेटो दोनों ही प्रजातंत्र को मूर्खों का, अज्ञानियों का, गरीबों का शासन मानते हैं, अकुशल लोगों का शासन मानते हैं, इनएक्सपीरियंस लोगों का शासन मानते हैं, या उन लोगों का शासन है जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, और इसे जब कुछ भी पता नहीं है तो जो कुछ भी करेंगे वो गलत ही होगा। तो इस प्रकार से दोनों ही विचारधारा में बहुत ही सशक्त, बहुत ही स्ट्रांग एंटी डेमोक्रेटिक करंट दिखाई देता है। प्रजातंत्र के किसी भी सिद्धांत को का वो समर्थन नहीं करता, सभी प्रकार के सिद्धांतों की तुलना। एक और बड़ी गहरी समानता है, प्लेटो अपने सिद्धांत को, खास करके अपने न्याय के सिद्धांत को के आधार पर जिस आदर्श राज्य की कल्पना करता है वह ग्रीस का नगर राज्य, और इसीलिए ग्रीस के नगर राज्य को वो एक आदर्श स्थिति मानता है और संस्थाओं के विकास की चरम सीमा स्वीकार करता है। ठीक उसी तरह आधुनिक फासी भी राष्ट्रीय राज्य को एक पवित्र संस्था मानता है। राष्ट्रीय राज्य को राज्य के दिशा में होने वाले जितने भी विकास थे उन विकास की चरम सीमा मानता है। हीगेल जैसे कहता है कि राज्य के अवधारणा में या राज्य के विकास में संस्थाओं के विकास की यात्रा समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर जो आइडिया की यात्रा है, जो विचार की यात्रा है, वह समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह आधुनिक फासी भी कहते हैं कि राज्य जो है, नगर राष्ट्रीय राज्य जो है वो संस्थाओं के विकास की चरम सीमा है, और इसके आगे जो है किसी प्रकार के विकास की संभावना नहीं है। इसलिए राज्य में ही सभी का है। कोई भी व्यक्ति न तो राज्य से बाहर और न राज्य के विरुद्ध रह करके अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए फासीवादी, आधुनिक फासीवादी भी इस बात को पर बल देते हैं कि व्यक्ति का उद्धार केवल और केवल राष्ट्रीय राज्य में रह करके ही संभव है। राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका विकास ही संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसा व्यक्ति का समाज के बाहर जो है, जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बाहर जो लोग रहते हैं वे या तो पशु हैं या जो है वह परमात्मा। ठीक उसी तरह यहाँ पर इस बात को रेखांकित करता है कि व्यक्ति का विकास केवल और केवल राष्ट्रीय राज्य में ही संभव है। इस प्रकार की संस्था, चूंकि व्यक्ति ने अपने विकास और अपने उद्धार, अपने कल्याण के लिए जिस संस्था का निर्माण किया, उसकी चरमोत्कर्ष या उसके शिखर पर जो संस्था बनी है वह राष्ट्रीय राज्य। ये जो है दोनों के बीच एक गहरी समानता। एक और महत्वपूर्ण समानता दोनों में है
क्योंकि दोनों ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, इस प्रकार से निर्माण करना चाहते हैं जिससे समाज और राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, या यूं कहें कि वह ऐसे नागरिक का निर्माण करना चाहते हैं जो उनके राष्ट्रीय राज्य के उद्देश्य को पूरा करता है। इसीलिए वो व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते। व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के तभी हो पाएगा जब राज्य उसे एक निश्चित दिशा में जो है वो ले जाएगा, निश्चित दिशा में उसे चलने के लिए मजबूर करेगा। और इसके लिए जो है राज्य का नियंत्रण पूरी शिक्षा प्रणाली पर राज्य का नियंत्रण चाहता है, प्लेटो भी और आधुनिक समय। प्लेटो ने अपनी आधुनिक शिक्षा अपनी शिक्षा के सिद्धांत में इस बात को रेखांकित किया कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण राज्य का दायित्व है। राज्य का दायित्व इसलिए है कि राज्य ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आदर्श राज्य के कल्पना कैसे साकार, और आदर्श राज्य में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। कर्तव्य के निर्वहन के लिए उसके गुणों को निखारना, गुणों की पहचान कराना और गुणों को निखारने का दायित्व जो है वो राज्य है। और राज्य जो है ये कार्य केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से कर सकता है, और इसीलिए शिक्षा पर जो है राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। किस व्यक्ति को, किस नागरिक को, किस वर्ग के नागरिक को किस आयु में कौन सी चीज पढ़ाई जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो राज्य को के नियंत्रण में होनी चाहिए। यदि राज्य के नियंत्रण में नहीं है तो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता, व्यक्ति को उसके अपने कर्तव्य के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। और यदि वो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाता है तो पूरी जो योजना है आदर्श राज्य की विफल हो जाती है। इसीलिए दोनों ही विचारधारा शिक्षा, साहित्य और कला पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। इसके साथ ही राज्य के माध्यम से दोनों ही शासक वर्ग के निर्देशों, या वो कहे कि जो शासक वर्ग हैं वो भी मनुष्य है, उसके आदेशों को जो है वह परमात्मा के आदेश के रूप में जो है स्वीकार करता है। और इस प्रकार से दोनों ही विचारधारा में व्यवहारिक रूप से जिस शासन व्यवस्था का निर्माण होता है वो अत्यंत निरंकुश निर्मम शासन व्यवस्था के, जिसमें शासक वर्ग के पास सारे अधिकार हैं और नागरिकों के पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। नागरिकों को केवल अनुशासन की पालना करनी है, केवल आदेशों की पालना करनी है, और उस पर यह कहना कि व्यक्ति का विकास, नागरिकों का विकास आदेशों की पालना में ही निहित है। अधिकार जो है वह और कोई चीज नहीं बल्कि राज्य आदेश की पालना में ही निहित है। इतनी समानता के कारण ही जो है प्लेटो को फासीवादी विचारक कहा जाता है। लेकिन एक बात रेखांकित करने की आवश्यकता है कि जहां आधुनिक फासीवादी का एक ध्येय है कि वह एक समूह के शासन को न्यायोचित ठहराने का प्रयास करता है, वहीं प्लेटो बहुत ही जेन्युइनली एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था जो वास्तव में आदर्श था, काल्पनिक था, जिसमें नैतिक मूल्यों की भरमार है, जिसमें मानवीय गुणों की भरमार है, जिसमें साहस, वीरता, सामंजस्य, कर्तव्यपरायणता, परमार्थ, समानता, अन्य तरह की जो लैंगिक समानता, इस तरह की चीजें हैं। उनका ध्येय था कि एक ऐसा शासन व्यवस्था बने जो लोगों की आवश्यकता के अनुरूप हो, लोगों में के भीतर जो योग्यताएं हैं, लोगों के भीतर जो गुण हैं, लोगों के भीतर जो संभावनाएं हैं, उन सभी को बाहर निकाल करके विकसित करके उससे समाज को भी फायदा दिलाया जाए, राज्य को भी फायदा दिलाया। दरअसल ये ध्येय था, ये उद्देश्य आधुनिक फासीवादियों में नहीं। आधुनिक फासीवादी एक बहुत ही व्यवहारिक विचारधारा है जिसमें वो सारे सिद्धांतों
का का इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या वो अपने निरंकुश शासन को न्यायोचित ठहराने के लिए करता है, जबकि प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और उन्होंने जिस रूप में कल्पना की उसकी व्यवहारिक परिणति भले ही हो, लेकिन वो प्लेटो के सिद्धांत के आधार पर कभी किसी राज्य का निर्माण हो नहीं पाया, इसलिए वो कैसा होता इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि चूंकि जितने भी विचार प्लेटो ने प्रस्तुत किए, आधुनिक फासीवादियों ने उन सारे विचारों को अपने निर्मम निरंकुश मर्यादाहीन सत्ता को न्यायोचित ठहराने के लिए जो है वह इस्तेमाल किया, इसीलिए उसे प्रथम फासीवाद